हेलो फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें जो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, इस वीडियो में हम आगे के कंसेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब अगली आने वाली जो चीज़ें हमारे यहाँ पर इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, और थोड़ा सा कंसेप्ट आपका रिलेटेड है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको सबसे पहले डिफरेंस जो है यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कहा जा सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं उसके बारे में है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो मतलब क्या है? माइक्रो मतलब एक होता है सूक्ष्म या फिर छोटा, और मैक्रो मतलब होता है वाइड या बड़ा या विस्तृत रूप, जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो इसमें इन दोनों में कंसेप्ट में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, माइक्रो मतलब जैसा कि आप लोगों को वर्ड से ही इंडिकेट होता है, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म या फिर छोटा। मतलब कोई भी स्टडी, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंटेंट जो इसमें इंक्लूड किया जाएगा इस पार्ट में इकोनॉमिक्स के, वो एक बहुत छोटे लेवल का होगा। मतलब यूँ कह सकते हो इंडिविजुअल लेवल का होगा। तो इसी बिहाफ में हम डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। अब चॉइस और स्कार्सिटी के बारे में हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड, अ फर्म और एन इंडस्ट्री। कहने का अर्थ ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है, या स्कार्सिटी या चॉइस की प्रॉब्लम को स्टडी करती है व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब एक सिंगल पर्सन से रिलेट करते हुए, एक सिंगल गृहस्थ या एक फर्म या एक उद्यम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर डिमांड एंड सप्लाई। मतलब वेरिएबल्स मीन्स होता है चर, तो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच आर रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई मीन्स इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई की बात की गई है। अगर ये एग्रीगेट लेवल होता तो जैसा कि हम मैक्रो कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे तो उसके साथ क्या जुड़ जाता? एग्रीगेट जुड़ जाता। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स मेन या फिर सेंट्रल इशू इज़ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ये एलोकेशन लिखा गया हुआ है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, एलोकेशन का मीन्स होता है बंटवारा या फिर डिवाइडेशन। लिमिटेड रिसोर्सेज आपको पता है सीमित संसाधन। तो बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है वो स्टडी करता है लिमिटेड रिसोर्सेज के बेटर एलोकेशन को या एफिशिएंस एलोकेशन को, मतलब उचित रूप से वितरण से संबंधित होता है आपका संसाधनों के व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मतलब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें या इसमें जो संबंधित या जो अध्ययन किया जाता है वो आंशिक संतुलन विश्लेषण से रिलेटेड होता है। आंशिक मतलब क्योंकि इंडिविजुअल है तो इसलिए यहाँ पर हम एक सिंगल मार्केट या इस तरीके से रिलेट करके चीज़ों को चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जिसे हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ये समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है स्टडीज़ या मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। मतलब इकोनॉमी एज ए होल का मतलब हुआ समग्र अर्थव्यवस्था, मीन्स टोटल इकोनॉमी बेस्ड ये प्रॉब्लम्स होती हैं और इसको स्टडी किया जाता है जो भी स्कार्सिटी एंड चॉइस से रिलेटेड होती है। मतलब एक पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को एक सिंगल यूनिट के रूप में डिफाइन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट जैसे आपका माइक्रो में था डिमांड एंड सप्लाई, तो जो मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर ये इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, टोटल वोल इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, तो इसमें एग्रीगेट वर्ड जुड़ जाएगा। तो जैसा कि है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर द वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब इसके जो मुख्य चर हैं वो क्या है आपके? समग्र मांग और समग्र पूर्ति। आगे की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सेंट्रल इशू इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ऊपर था माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ लेकिन यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज की बात नहीं है। यहाँ ऐसा एज्यूम होता है कि भाई रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स आउटपुट, मतलब प्रोडक्शन और इनकम या रोजगार उपलब्ध कराना या उसका निर्धारण करना यहाँ पर मुख्य समस्या है। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस।
तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है बेसिकली इसमें व्याख्या की जाती है आपकी सामान्य संतुलन विश्लेषण की। सामान्य मतलब जनरल का मीन्स हुआ जैसे इकोनॉमी के लिए है, टोटल इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर सामान्य संतुलन विश्लेषण की बात की जाती है। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में भी देखने की कोशिश करते हैं। आपका है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। वैसे बेसिकली मैंने चीज़ें आपको ऊपर समझाई दी हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में दुर्लभता तथा चयन की समस्या को व्यक्तिगत, एक गृहस्थ या एक फर्म या एक उद्योग के स्तर पर अध्ययन किया जाता है। मतलब जो भी समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन जो है एक यूनिट से रिलेट होता है, ना कि फोल से रिलेट होता है। मांग तथा पूर्ति व्यष्टि अर्थशास्त्र के आर्थिक चर हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या संसाधनों के आवंटन से संबंधित है। संसाधनों के आवंटन का मतलब उसके बंटवारे से संबंधित है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स या केंद्रीय समस्याएं हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। और व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो व्याख्या है वो आंशिक संतुलन विश्लेषण के आधार पर की जाती है, क्योंकि ये इंडिविजुअली ही रिलेटेड होती है, व्यक्तिगत स्तर से ही संबंधित होती है, इसलिए इसमें आंशिक संतुलन विश्लेषण को ध्यान दिया जाता है। आगे बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र में जो है पहला पॉइंट है आपका दुर्लभता तथा चयन की समस्या को समग्र अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन किया जाता है। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को हम एक इकाई मानते हैं और उसके अंतर्गत जो भी समस्याएं होती हैं संसाधनों से, दुर्लभता से या चयन से, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसकी आर्थिक चर जो है समग्र मांग व समग्र पूर्ति, क्योंकि समग्र अर्थव्यवस्था के स्तर पर है, पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर समग्र का मतलब है एग्रीगेट या फिर टोटल। तो टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई या फिर एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई जो है इसके मेन कंपोनेंट्स हैं या मेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट आपका है समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या आय व रोजगार या उत्पाद के निर्धारण की है। मुख्य समस्या आय व रोजगार या उत्पाद का अर्थ हुआ कि भाई जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में था, उसमें जो है हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं आपका जो है हाँ, इसमें जो समस्या आय व रोजगार के निर्धारण से संबंधित है, उसमें समस्या से संसाधनों के आवंटन से। तो संसाधनों के आवंटन का अर्थ क्या हुआ, संसाधनों के आवंटन का हुआ कि भाई इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए कि सबको बेनिफिट हो, या जो केंद्रीय समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन हो। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, आय व रोजगार के निर्धारण की। आय व रोजगार का निर्धारण का मतलब हो कि सभी लोगों को पूर्ण तरीके से रोजगार मिलना चाहिए, लोगों के पास आय होनी चाहिए। ठीक है, और जब रोजगार होगा तो आय निश्चित है होगी। तो ये समस्या समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र का भाग है। समष्टि अर्थशास्त्र की व्याख्या सामान्य संतुलन विश्लेषण के आधार पर की जाती है। सामान्य संतुलन विश्लेषण का आधार का अर्थ हुआ कि भाई यहाँ पर हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसलिए इसको हमने सामान्य से परिभाषित किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा जो डिफरेंस था बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको आप देख लीजिए। आगे हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स ही आगे डिस्कस करना है। तो हम इसमें किन किन सेक्टर्स को स्टडी करते हैं या इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं या समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र क्या हैं, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र। हम इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मतलब नेशनल इनकम से संबंधित, राष्ट्रीय आय से संबंधित जो है अवधारणाएं और उससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं, जिन्हें एग्रीगेट्स को हिंदी में सामुच्चय कहा जाता है। मतलब जैसे आपको पता है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी आप लोगों ने थोड़ा सा 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पर बेसिकली डिस्कस किया गया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार का सिद्धांत, क्योंकि रोजगार से संबंधित समस्या समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसलिए समष्टि आर्थिक अध्ययन क्षेत्र का भाग है। तो इसमें समग्र मांग, समग्र पूर्ति, ये सारी स्थितियां जो है इसी के अंतर्गत आपकी आएंगी। थ्योरी ऑफ मनी, मनी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, मुद्रा से संबंधित, उनका भी अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का ही भाग होगा, क्योंकि ये समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित है। उसके साथ साथ बैंकिंग भी इसी से रिलेटेड होगा। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर, क्योंकि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से एक सामान्य कीमत निर्धारित की जाती है, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, जो संबंधित होगी आपकी स्फीतिक तथा असफीतिक अंतराल से, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। स्फीतिक को मुद्रास्फीति, महंगाई भी कहते हैं, और स्फीति को हम मंदी या फिर जो रिसेशन जिसे आप लोग जानते हैं वो भी कहा जाता है। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट मतलब सरकार और सरकार की भूमिका, सरकार किस प्रकार से टैक्स इंपोज करती है, सरकार की इनकम किस प्रकार से होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट में ही डिस्कस
करेंगे। इसके पश्चात हम डिस्कस करेंगे इसमें एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट अर्थात विनिमय दर, हम जो आप लोग देखते हैं करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, मतलब जो हमारा रुपया है वो डॉलर की तुलना में कितना मजबूत हुआ है, कितना उसका नुकसान हुआ है, कितनी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, कितनी इंक्रीज़ हुई, ये सारी चीज़ें हम एक्सचेंज रेट में डिस्कस करेंगे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी हमारी अदर कंट्रीज़ के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लेन देन होते हैं, चाहे उसमें एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है या बोरोइंग से, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कशन जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमारा स्कोप भी है, अध्ययन क्षेत्र भी है, समझते, और यही सारी चीज़ें आपके आने वाले इसके चैप्टर्स भी होंगे। तो प्रॉपर तरीके से हम इन चीज़ों को आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा उसमें हम लोग नेशनल इनकम को स्टार्ट करेंगे और वहाँ से चीज़ों को आगे हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास की वीडियोस देख के आपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, इसको भी आप नोट्स के रूप में प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि ये हेल्पफुल होंगे आपके, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके पेपर्स के लिए, ठीक है। और चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए इसलिए आपके खुद के नोट्स आपके द्वारा बनाए जाने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अपनी बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।